नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि अभी गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई पॉलिसी में रिव्यू किया है। अपने एफडीआई पॉलिसी 2017 में कुछ चेंज किया है। ये चेंज इस पेंडेमिक के एरा में किया गया है। इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या निहितार्थ है और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों, भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो तरह का है। अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और किसी कंपनी के शेयर स्टॉक में अपनी होल्डिंग 10% से अगर ज्यादा करना चाहता है तो हम उसे एफडीआई कहते हैं। लेकिन जब कोई विदेशी इन्वेस्टर हमारे कंपनियों के शेयर में स्टेक होल्डिंग 10% से कम करता है तो इसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अभी पेंडेमिक के एरा में आपने देखा कि भारत का शेयर मार्केट का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। भारत का जो सेंसेक्स जहां 42,000 चल रहा था, गिर के 29,000 के लेवल पे आ गया और कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट हुई। कई बार ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करना काफी बेहतर माना जाता है क्योंकि शेयर के प्राइस बहुत कम है और आने वाले टाइम में जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे समय में कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं भारतीय कंपनियों के स्टेक होल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ले, जिससे कि उनको आने वाले समय में जब इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ करे, जैसे कि आईएमएफ ने बताया कि आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत ही बेहतर रहने वाली है, तो उनको बेनिफिट हो जाए। अभी आपने खबरों में सुना होगा कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी लिमिटेड में 1% से ज्यादा की खरीदारी की है। मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही चाइना में पीपल बैंक ऑफ चाइना है। उसने भारत के एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पे एचडीएफसी लिमिटेड की बात हो रही है, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं होती है। एचडीएफसी लिमिटेड का मतलब वो संस्था जो भारत में हाउसिंग लोन के लिए लोन दे रही है और उसको बैकअप करता है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी लिमिटेड में 1% की शेयर होल्डिंग चाइना के सेंट्रल बैंक ने की है। यद्यपि मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी भारत के एचडीएफसी लिमिटेड में चाइना के पीपल्स बैंक की जो रोल रहा है, वो स्टेक होल्डिंग रहा है, वो 0.8% रहा है। इसका मतलब वो 0.3% की ज्यादा जो है होल्डिंग किया है और इसमें एक तरह का जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि चाइना भारत के कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर इन्वेस्टमेंट करेगा और जब ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग करेगा तो उसके पास अथॉरिटी होगी कि इन कंपनियों को प्रभावित कर सके और वोटिंग राइट भी उसको मिल जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक बेहतर चेंज किया है जिससे भारतीय कंपनियों के ऊपर चाइना का या फिर ऐसे देशों का कंट्रोल ना हो पाए और इस पेंडेमिक के एरा में वो ज्यादा बेनिफिट उठा ना पाए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफपीआई के फॉर्म में होता है, एफडीआई को काफी स्टेबल कैपिटल माना जाता है क्योंकि वो 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग करते हैं, यहां पे फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बहुत कम की शेयर होल्डिंग हो सकती है, 1% की हो सकती है, आधे परसेंट की हो सकती है, 2% की हो सकती है और यहां पे वो फाइनेंशियल या फिर शेयर मार्केट में लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, ये सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जो एफडीआई है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एफडीआई की पॉलिसी में चेंज किया 2017 में। उसने क्या कहा एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगा पढ़ के। उसके पहले मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि इसमें क्या रहा है। जो भारत में एफडीआई का नियम है, इसमें साफ साफ क्लियर किया गया है कि भारत में कुछ ऐसे एरिया होंगे जो प्रोहिबिटेड एरिया होंगे। प्रोहिबिटेड एरिया में कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसे एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकता, डिफेंस में नहीं कर सकता, स्पेस में नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही लॉटरी, गैम्बलिंग और भी कई तरह की चीजें हैं जिसमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसको छोड़ के अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अगर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश का व्यक्ति हो, सिटीजन हो या फिर उसमें अवस्थित कोई कारपोरेट है, अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एफडीआई में, तो उसे गवर्नमेंट रूट के से आना होगा। उसको जो ऑटोमेटिक रूट से वो नहीं कर सकता। देखिए, जो एफडीआई आता है उसके दो रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे मान लीजिए यूएस का कोई इन्वेस्टर है और प्रोहिबिटेड एरिया के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन में आना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहता है, एनर्जी में आना चाहता है, तो उसको कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक रूप में सिर्फ वो आरबीआई को इंटीमेट कर देता है। इसके लिए इसको आरबीआई रूट भी कहते हैं। आरबीआई में इंटीमेट करके सीधे 1 माह के पहले आ सकता है। गवर्नमेंट को किसी तरह की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट की बात की जाए तो पहले उसे गवर्नमेंट के पास आना पड़ेगा और कैबिनेट प्रोसेस के तरफ से उसको आना पड़ेगा। ये एक लेंदी जो है रूट है, इसमें गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक नहीं आ सकता। तो साफ साफ कहा गया था 2017 के एफडीआई
के रूल में कि अगर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का व्यक्ति हो, चाहे उसमें अवस्थित कोई कारपोरेट है, अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगा, उसे गवर्नमेंट रूट को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरी की पूरी चीजें उसको गवर्नमेंट के सामने ले जानी पड़ेगी, गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूवल करेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। गवर्नमेंट ने इसी नियम को परिवर्तित किया है। गवर्नमेंट ने जो रिव्यू किया है एफडीआई पॉलिसी में, उसका शब्द मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या शब्द यूज हुआ है। देखिए इसमें कहा गया है कि रिव्यू ऑफ, सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर इक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू करेंट कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया है, इसमें जो भारतीय कंपनियों में स्टिक को लोग बढ़ाना चाहते हैं, एक्विजिशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसके संदर्भ में इन्होंने एफडीआई पॉलिसी लिया है। साफ साफ इसमें यह कहा गया है कि पहले बताया गया प्रेजेंट सिचुएशन क्या रहा है, और फिर बताया गया कि रिवाइज हम लोगों ने क्या किया है। प्रेजेंट सिचुएशन में लिखा है ए नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दोज सेक्टर्स एक्टिविटीज व्हिच आर प्रोहिबिटेड। जो एरिया प्रोहिबिटेड है उसके अतिरिक्त की बात की गई है कि हाउएवर अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश आर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बांग्लादेश कैन इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट। मतलब बांग्लादेश का कोई व्यक्ति या एंटिटी अगर आना चाहता है तो गवर्नमेंट रूट की तरह आएगा। ऐसे ही सेम चीज पाकिस्तान के लिए कहा गया। अब जो चेंज किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दोज सेक्टर एक्टिविटीज व्हिच आर प्रोहिबिटेड। जो एरिया प्रोहिबिटेड है उसके अतिरिक्त आ सकता है। बट हाउएवर एंटिटी ऑफ कंट्री व्हिच शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया वेयर द बेनिफिशियर ओन आर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज लोकेटेड इन आर सिटीजन आर एनी कंट्री कैन इन्वेस्टमेंट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूल। इसका मतलब जो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए शब्द यूज किया गया था, वो कहा गया है कि अब वो बॉर्डर कंट्री, जिन जिन देशों से हमारी सीमा तय करती है, अगर वो हमारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट रूट से, ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा देश जिसका बॉर्डर भारत से टच किया है, अगर वो भारत में एफडीआई या एफपीआई के माध्यम से आना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। आप जरा देखिए, इसमें बॉर्डर कंट्री में एक तो पाकिस्तान है जो पहले से बैन है, दूसरा म्यांमार क्या नाम है, बांग्लादेश पहले से बैन है, नई देशों में चाइना है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है, म्यांमार है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा भारत को चाइना से है। चाइना जो है इस कोविड के सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, हमारी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा उसकी स्टॉक होल्डिंग कर सकता है, स्टॉक में शेयर बढ़ा सकता है, ताकि कि कंपनियों के सोवरेनिटी को प्रभावित कर सके, उसके नियमों को प्रभावित कर सके, उसमें उसकी शेयर हिस्सेदारी ज्यादा हो के उसके रूल्स को, रेगुलेशन को, पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट में साफ साफ देखिए, यहां पे सिर्फ चाइना को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में चेंज किया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं कि यह पॉलिसी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं जो इस समय चाइना को छोड़ रही हैं। देखिए जापान ने कह दिया, यूएस ने कह दिया कि उनकी कंपनियां यहां से छोड़ेगी, तो यहां पे अट्रैक्टिव ये पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली ये भारत में चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोकने की पॉलिसी बनाई गई है कि चाइना के बैंक, चाइना के कॉर्पोरेट या चाइना के लोग भारत में इन्वेस्टमेंट न कर सके, ऐसे कंपनियों के शेयर जब गिरे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा उसकी स्टॉक होल्डिंग न कर सके। इसको बैन करने के लिए बॉर्डर के जो सटे हुए देश हैं, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का नाम तो नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इनका जो फोकस रहा है कि वो हमारे जो है शेयर होल्डिंग को ना करें, ताकि आने वाले टाइम में जो है हमको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सके। देखिए इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। देखिए नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला। क्यों? अगर कोई भी चाइना से भी कोई अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और ऐसे एरिया में आना चाहती है जिससे भारत का कोई ज्यादा जो नुकसान नहीं होगा, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आना चाहे, एनर्जी के सेक्टर में आना चाहे, तो गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। लेकिन जहां गवर्नमेंट को लगेगा कि एरिया सेंसिटिव है, उसको तुरंत अप्रूव कर देगी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि मोबाइल इंडस्ट्री में आ रहा है और उसको कोई हानि नहीं होने वाली है, यहां लोगों को रोजगार ही देगा, जीएसटी के माध्यम से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, तो गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है कि चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट को बैन नहीं किया है, वो सिर्फ गवर्नमेंट रिव्यू के लिए मांग रही है, गवर्नमेंट रूट
के होके उसको आना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर देखेगी कि ये एरिया बेहतर है तो उसको अप्रूवल कर देगी, अगर उसको लगता है कि सेंसिटिव एरिया है तो ऐसे एरिया को गवर्नमेंट जो अप्रूव नहीं करेगी। दूसरा पॉजिटिव आप देखना चाहें तो पॉजिटिव तो बहुत अच्छा कदम इसलिए माना जाएगा कि इस समय शेयर मार्केट की हालत बहुत ही अनस्टेबल है, लगातार शेयरों के प्राइस गिर रहे हैं, सेंसेक्स लगातार गिर रहा है। अगर शेयरों की प्राइस कम है तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो मानते हैं कि सबसे बेहतर सिचुएशन तभी होती है जब शेयर मार्केट में शेयरों की प्राइस बिल्कुल गिर रही होती। तो शेयरों की प्राइस बिल्कुल गिरी हुई है। इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो बेहतर सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इस समय इतनी ज्यादा एक क्योस की स्थिति है कि भारतीय इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इस समय बुल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन चाइना इसका फायदा उठा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको टैकल करने के लिए, इस कोविड पैंडेमिक में चाइना के इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपने पास मांगेगी अप्रूवल के लिए और उसे कैबिनेट प्रक्रिया के माध्यम से अप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों मैं सोचता हूं ये बेहतर पॉलिसी बेहतर समय में आई है, ये भारत के कारपोरेट के प्रोटेक्शन के लिए है और चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना जो बहुत ही चालाक देश है। आप लोग उसकी सिचुएशन देख चुके होंगे, उसकी स्ट्रेटजी देख चुके होंगे, कहीं से भी वो किसी देश का भला नहीं सोच सकता है, किसी का विश्वसनीय नहीं हो सकता। इसलिए भारत की ये पॉलिसी बेहतर समय पे बेहतर कदम के साथ आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।